उस दिन रात में लगभग 12 बजे फ़ोन की घंटी बजी तो नींद में हड़बड़ाते हुए ही मैंने फ़ोन उठाया था और फिर लड़खड़ाते शब्दों में हेलो कहा तो दूसरी ओर से मेरे दामाद अंकित की चिरपरिचित आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं अंकित बोल रहा हूँ सासू माँ। मेरी सबसे प्रिय सहेली शुभ का बेटा अंकित पहले मुझे आंटी कहकर बुलाता था, मगर जब से मेरी बेटी भारती के साथ उसकी शादी हुई है तब से वह सासू माँ कहकर बुलाता था। उस रात उसकी आवाज़ सुनकर मैं अनायास ही खुश हो गई थी और बोल पड़ी थी, हाँ बोलो बेटे, क्या बात है? इतनी रात गए, कैसे फ़ोन किया? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है सासू माँ, पर आपको एक सरप्राइज़ दे रहा हूँ। भारती और मम्मी कल राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली आपके पास पहुँच रही है। अरे वाह, क्या दिल खुश करने वाली खबर सुनाई है। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम क्यों नहीं आ रहे उनके साथ? अरे सासू माँ, आपको तो पता ही है कि मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता और इन दोनों का प्रोग्राम तो अचानक ही बन गया, तभी तो प्लेन से नहीं आ रही। मैं तो कल से आपका फ़ोन ट्राई कर रहा था मगर फ़ोन लग ही नहीं रहा था, तभी तो आपको इतनी रात को तंग करना पड़ा। ये दोनों कल 10 साढ़े 10 बजे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरेंगी। कुंदन भैया को लेने के लिए भेज देना। हाँ हाँ, कुंदन ज़रूर जाएगा और वह नहीं जा सका तो उसके डैडी चले जाएंगे, तुम चिंता मत करना। यह कहते हुए मैंने फ़ोन रख दिया था और खुशी से तुरंत अपने पति को जगाते हुए उन्हें भारती के आने की खबर सुना दी। गुड़िया आ रही है, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ तुम्हारी वह नक चढ़ी सहेली क्यों आ रही है? हमेशा की तरह उन्होंने मीनल से नाराज़गी जताते हुए मजाक में कहा, अरे उसका बेटा भी यहाँ दिल्ली में ही रहता है, उससे मिलने का जी भी तो करता होगा उसका। भारती को यहाँ पहुँचाकर मीनल चली जाएगी कल अपने बेटे के पास। मीनल को शुरू से ही जाने क्यों यह पसंद नहीं करते थे, जबकि वह मेरी सबसे प्रिय सहेली थी। स्कूल और कॉलेज से ही हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी। कॉलेज में मीनल को मेरी ही कक्षा के एक लड़के पंकज से प्यार हो गया था। उन दोनों के प्यार में मैंने किसी नाटक के सूत्रधार सी भूमिका निभाई थी। मुझे कभी पंकज की चिट्ठी मीनल को पहुंचानी होती तो कभी मीनल की चिट्ठी पंकज को। मीनल अपने प्यार की बातें मुझे सुनाती रहती थी। खूबसूरत और तेज दिमाग की मीनल अमीर बाप की इकलौती बेटी होने के बावजूद मेरे जैसी सामान्य मिडिल क्लास परिवार की लड़की से दोस्ती कैसे रखती है, यह उन दिनों कॉलेज के हर किसी के मन में सवाल था शायद। दोस्ती में जहाँ मन मिल जाते हैं वहाँ कोई कुछ कर सकता है भला। मीनल का पंकज से प्यार हो जाने के बाद यह दोस्ती और भी पक्की हो गई थी। पंकज के पिता बहुत बड़े उद्योगपति थे। साइंस में इंटर करने के बाद पंकज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने मुंबई चला गया, मगर मीनल को वह भुला नहीं पाया था। आखिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते करते ही मीनल और पंकज का प्रेम विवाह हम सब सहपाठियों के लिए एक यादगार बनकर रह गया था। मीनल की शादी के साल भर बाद ही मेरी भी शादी हो गई और मैं यह जानकर बेहद खुश थी कि शादी के बाद मैं भी मीनल की ही तरह मुंबई में रहने जा रही थी। मुंबई में हम जब तक रहे थे दोनों अक्सर मिलते रहते थे, मगर मीनल और पंकज के रईसी ठाट बाट से मेरे पति शायद कभी एडजस्ट नहीं हो सके थे। इसी से जब भी मीनल से मिलने की बात होती तो ये अक्सर टाल देते। मेरे पहले बेटे कुंदन के जन्म के बाद मेरे पति ने पहली नौकरी छोड़कर दूसरी ज्वाइन की तो हम दिल्ली आ गए। यहाँ आने के 3 साल बाद भारती का जन्म हुआ और फिर घर गृहस्थी के चक्कर में मैं पूरी तरह फंस गई। मीनल से मेरी निकटता फिर धीरे धीरे कम होती गई थी। इस बीच मीनल भी 2 बच्चों की मां बन गई थी और दोनों बार लड़के हुए थे। यह सब खबरें तो मुझे मिलती रही थी, मगर अब हमारी दोस्ती दिवाली, न्यू ईयर या बच्चों के जन्मदिनों पर बधाई भेजने तक ही सिमट कर रह गई थी।
भारती को मुंबई के एक कॉलेज में MBA में एडमिशन मिल गया और वहीं उसकी मुलाकात अंकित से हो गई। पहले मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर ठीक मीनल और पंकज की ही तरह भारती और अंकित का प्यार भी परवान चढ़ा था। मुझे धुंधली सी आज भी याद है, जब शादी तय करने की बारी आई थी तो सबसे पहले मीनल ने ही शादी का विरोध किया था। कुछ अजीब से अंदाज में उसने कहा था, शादी के बारे में हम 2 साल बाद सोचेंगे। मैं तो उसके मुंह से यह सुनकर हैरान रह गई थी। मीनल के बात करने के तरीकों को देखकर गुस्से में ही मैंने झट से कहा था, तूने भी तो कभी लव मैरिज की थी, तो आज अपने बच्चों को क्यों मना कर रही है? इस पर बड़े ही शांत स्वर में मीनल बोली थी, तभी तो मुझे पता है कि लव और मैरिज ये 2 अलग अलग चीज़ें होती है। ये दर्शन शास्त्र की बातें मत झाड़। तू सच सच बता, क्या तुझे भारती पसंद नहीं, या फिर हमारे परिवारों की आर्थिक असमानताओं के लिए तू मना कर रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं शादी का विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ यह कह रही हूँ कि शादी 2 साल बाद करेंगे। लेकिन क्यों मीनल? अंकित तो अब अच्छा खासा कमा रहा है और भारती की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है। फिर अब बेकार में 2 साल रुकने की क्या ज़रूरत है? यह मैं तुम्हें आज नहीं बता सकती और पता नहीं कब बता भी पाऊंगी या नहीं। हम सब तो चुप हो गए थे, लेकिन अंकित और भारती दोनों ठहरे आज के आधुनिक विचारों के बच्चे। वे दोनों कहाँ समझने वाले थे। उन दोनों ने अचानक एक दिन कोर्ट में जाकर शादी कर ली थी और हम सबको हैरान कर दिया था। मीनल और पंकज ने हालात को समझते हुए एक भव्य 5 स्टार होटल में शादी की जोरदार पार्टी दी थी और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। भारती की शादी को साल भर हो चुका था। इस दौरान वह और अंकित अक्सर दिल्ली मेरे यहाँ आया करते थे, मगर मीनल पहली बार मेरे यहाँ बतौर समधन आ रही थी, इसलिए भी मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मुझ में बहुत सी पुरानी यादें उमड़ती जा रही थी और फिर उन मीठी सुहानी यादों की डोर मुझे कभी बचपन में तो कभी जवानी में ले जाकर मायके पहुंचा रही थी। ठीक 11 बजे कुंदन भारती और मीनल को घर ले आया। कार से उतरते हुए मैंने उन दोनों को देखा तो भारती सिर्फ एक बैग लेकर आई थी, मगर मीनल तो 3-4 बैग के साथ आई थी। बैगों को देखकर, मेरे चेहरे पर आए अजीबोगरीब भावों को देखकर कुछ झेपते हुए मीनल बोली, मेरा सामान बहुत ज़्यादा है ना। दरअसल मैं अब दिल्ली में अपने बेटे मुन्ना के पास रहने की इरादे से आई हूँ। मेरे सामान यहीं बाहर ही रहने दो। अभी थोड़ी देर में मुन्ना आ जाएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊँगी। मेरी प्यारी समधन जी, आप हमारे घर अपनी इच्छा से आई हैं, मगर जाएंगी हमारी इच्छा से, समझी? अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ और चुपचाप अंदर चलो। मैंने मीनल से मजाक करते हुए कहा था, तो मेरे बोलने के अंदाज में वह बहुत खुश हो गई और मेरे गले लगकर पहले की तरह हंसने बोलने लगी थी। खाना खा लेने के बाद हम सब कुछ देर तक गपशप करते रहे। भारती अपने डैडी से अपने काम की बातें करती जा रही थी। भारती की बातों से प्रभावित होकर कुंदन भी अपनी छोटी बहन से सवाल पर सवाल पूछता जा रहा था। कुछ देर तक उन तीनों की बातें सुन लेने के बाद मैं मीनल को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में जाकर हम दोनों जब पलंग पर लेट गए तो मैंने सोचा कि हम दोनों एक साथ होते ही पहले की तरह अनगिनत बातें शुरू कर देंगे और बातें करने को समय कम पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या उम्र के तकाजे ने या बदलते रिश्ते ने हमारे होठ सील दिए थे? मैं सोचने लगी कि मीनल बड़े धीर गंभीर और संयत स्वर में अचानक बोली थी, मैं तलाक ले रही हूँ। क्या? कहते हुए मैं पलंग पर उठकर बैठ गई थी। हाँ सालो, यह सच है। तुम्हें कहीं बाहर से खबर मिले और फिर तुम लोग परेशान हो जाओ, इससे अच्छा है कि मैं ही बता दे रही हूँ। इसीलिए पहले मैंने भारती व अंकित की शादी 2 साल बाद करने की बात कही थी।
सोचती थी कि बेटे की शादी के बाद यह सब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। अब मैंने अपना मन पक्का कर लिया है। लेकिन इतने सालों बाद यह फैसला क्यों मीनल? वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, मगर जिस किसी को सुनाऊं उसे तो यह बहुत ही छोटी सी बात लगती है। कोई क्या जाने कि कभी कभी छोटी सी बात ही दिल में बवंडर बनकर समुच्चे जीवन को तहस नहस कर देती है। तुम तो जानती ही हो कि पंकज मुझसे बेहद प्यार करता था। प्यार तो वह शायद आज भी बहुत करता है, लेकिन शादी के बाद ही मैंने उसके प्यार में बहुत बड़ा अंतर पाया है। शादी के पहले मुझे यह तो पता था कि हमारे यहाँ शादी सिर्फ पति से ही नहीं, उसके पूरे परिवार से होती है। लेकिन पंकज से शादी करने के बाद मुझे लगा कि मेरी शादी पंकज के परिवार से नहीं, उसके परिवार की अजीबोगरीब अमीरी से हुई है। मीनल की सारी बातें सुन लेने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूँ। मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि मीनल जैसी तेज तर्रार लड़की इतने दिनों तक यूं चुपचाप दबकर क्यों रह गई। शादी के बाद मुझे यह भी पता चला कि अमीरों की भी अलग अलग जातियां होती है। पंकज के पिता बड़े अमीर थे, जो अपने दोनों बेटों के साथ अपने उद्योग को और बढ़ाना चाहते थे। पंकज की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। घर में हम सिर्फ 4 लोग थे, पंकज के पिता, पंकज का छोटा भाई विनय, पंकज और मैं। घर के इन 4 लोगों में से मेरी बातचीत सिर्फ पंकज से होती थी। पंकज के पिता ने कभी भी मुझसे आमने सामने होकर बात नहीं की थी। जब भी कुछ कहना होता तो पंकज से कह देते कि बहू से कह दो। विनय मेरा छोटा देवर पंकज से सिर्फ 2 साल छोटा था। वह स्वभाव से बेहद शर्मीला था। शुरू में मैंने उससे दोस्ती करने के लिए हंसी मजाक करने की कोशिश की तो एक दिन पंकज ने बड़े गंभीर अंदाज में मुझसे कहा था, तुम विनय में यूं हंसी मजाक ना किया करो, डैडी को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे डैडी को तो मैं ही अच्छी नहीं लगती। तभी तो वह सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करते। जो कहना होता है तुमसे कहलवाते हैं और अब विनय से बात करने को भी मना कर रहे हैं। मैंने गुस्से में तुनक कर कहा था। इस पर पंकज का जो रौद्र रूप उस रात मैंने पहली बार देखा था, वह आज तक नहीं भूल पाई हूँ। अपने मजबूत हाथों से मुझे पलंग से उठाकर नीचे गिराते हुए एकदम ही राक्षसी अंदाज में पंकज ने कहा था, इस घर में जो डैडी कहेंगे वही होगा और तुम्हें जो भी करना होगा। अगर तुम्हें यह सब पसंद नहीं है तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो, मगर तब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर बड़ी बेदर्दी से पंकज बेडरूम छोड़कर बाहर चला गया था और मैं रात भर रोती रही थी, पर मेरी शिशकियाँ सुनने वाला कोई नहीं था। इस घटना के बाद 15-20 दिनों तक पंकज और मुझ में बोलचाल बिल्कुल बंद थी। जाने कितने दिनों तक हम दोनों का यह मौन व्रत चालू रहता, मगर एक दिन बात को निरर्थक ना बढ़ाने की सोचकर मैंने ही पंकज से बात करनी शुरू की और फिर शायद मुझे खुश करने के लिए ही वह उस समय मुझे घुमाने स्विट्जरलैंड ले गया था। वह 10-12 दिन जैसे परियों के पंख लगाकर उड़ गए थे। वापसी में मैंने ही पंकज से कहा था, सोचती हूँ कुछ दिन माँ से मिलाऊं। पंकज ने तब कहा था, चलो कल ही चलते हैं। माँ और बाबूजी हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो गए थे। माँ तो दामाद की सेवा करते करते मुझे भूल ही गई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे कुछ दिन उनके पास छोड़ जाने की बात पंकज से कही तो उसने तपाक से मना कर दिया और फिर 2 दिन में ही मैं पंकज के साथ अपने घर वापस आ गई थी। उस वक्त भी मेरा मन बहुत खट्टा हो गया था और रात को पंकज से कुछ कहने ही वाली थी कि उसका तमतमाता हुआ चेहरा देखकर डर के मारे चुप ही रह गई थी। इस घटना के बाद हर 15-20 दिनों के बाद कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता जिससे मैं जान गई कि इस घर में मुझे अपने मन की इच्छा पूरी करने की आज़ादी कभी मिल ही नहीं सकती। यह बात सच थी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से उस घर में सुख ही सुख था।
गहने, कपड़े, खाना पीना, यानी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पंकज मुझसे प्यार तो बहुत करता था, मगर उसके प्यार में मेरी अपनी इच्छा की कोई कद्र नहीं होती थी। घर में कुछ काम नहीं था तो मैंने पंकज से आगे की पढ़ाई करने की बात कही तो ज़रूरत क्या है कहकर उसने मना कर दिया। कुछ करने की बात छोड़ो, किसी सहेली से मिलने जाने की बात करती तो हर वक्त पंकज के साथ ही जाना होता था और उसी के साथ वापस भी आना होता था। इसी कारण मैं तुम्हारे घर बहुत कम आती थी। वैसे भारती के डैडी की आंखों में मैंने रईसी के प्रति नफरत कब की पढ़ ली थी। तभी तो अंकित व भारती की शादी से मैं डरती थी। लगता था भारती को मेरा ही इतिहास ना दोहराना पड़े, मगर अंकित बहुत समझदार है। शादी होते ही उसने अपनी अलग इंडस्ट्री खोल ली और उसमें भारती को भी बराबर का हिस्सेदार बना दिया है। भारती को अंकित के साथ काम करते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भारती को ऑफिस में काम करते देखती हूँ तो 10 साल पहले की एक बात मुझे याद आती है। 10 साल पहले पंकज ने जब अपने ऑफिस में पर्सनल ऑफिसर के तौर पर मुस्कान की नियुक्ति की थी, तब जाने कितने दिनों बाद पंकज से मेरी फिर एक बार ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। वह सिर्फ झगड़ा नहीं था सालों, पंकज मुझे मारने पर भी उतर आया था। यह सब कुछ बताते हुए मीनल की आंखें भर आई थी और फिर ना जाने कितनी देर तक आंसू बहाते हुए वह निशब्द सी होकर बैठ गई थी। मीनल की सारी बातें सुन लेने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूँ। मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि मीनल जैसी तेज तरार लड़की इतने दिनों तक यूँ चुप दबकर क्यों रह गई। कुछ ना सूझते हुए भी मैंने अनायास ही मीनल से बेहद सरल सवाल करने शुरू किए थे। तू इतने दिनों तक चुप क्यों थी? और अगर इतने दिनों तक चुप थी तो अब एकदम ही तलाक लेने की आफत क्यों मोल ले रही है? क्या अपनी खुददारी दिखाने का यही एक रास्ता बचा है तेरे पास? अपना विरोध हर कदम पर दिखाकर भी तो तू पंकज के साथ रह सकती है। नहीं सालो, मेरी खुददारी, स्वाभिमान सब खत्म हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ शांति से और अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मतलब क्या करने वाली है तू? यहाँ दिल्ली में एक वृद्धा आश्रम खुला है, उसके संचालन का काम मुझे मिल गया है। सोचती हूँ ज़रूरतमंद वृद्धों की सेवा करूँगी तो जीवन में कुछ करने की चाह भी पूरी हो सकेगी। क्या पंकज ने इसकी इजाज़त दी है? उसकी इजाज़त मिलेगी ही नहीं, यह मुझे पता है। तभी तो पहले उससे तलाक लेकर अलग होने का फैसला लिया है, फिर अपना काम करूँगी। क्या अंकित यह सब जानता है? हाँ जानता है और कुछ हद तक मेरी भावनाओं को समझता भी है, मगर तुम्हारी तरह वह भी कहता है कि अब यह सब करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर सच में ज़रूरत क्या है मीनल? जीवन में ज़रूरत शब्द की व्याख्या हर इंसान अपने अपने मन से करता है और तब ज़रूरत हर किसी की अलग हो सकती है। 10 साल पहले पंकज ने जब अपने ऑफिस में मुस्कान की नियुक्ति की थी तब हमारा आखिरी झगड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने कभी पंकज से झगड़ा नहीं किया, मैं अपने आप से ही झगड़ती रही हूँ। 10 साल से पंकज के मुंह से मुस्कान की तारीफ सुन सुनकर मैं उब सी गई हूँ। मैं जानती हूँ कि इसमें मेरी स्त्री सुलभ श्रेय भी हो सकती है, लेकिन सच तो यह है कि पंकज के मुंह से मुस्कान की तारीफ सुनकर मैं हैरान होकर सोचती हूँ कि एक इंसान इस तरह अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बर्ताव कैसे कर सकता है। तो क्या तू समझती है कि पंकज और मुस्कान में कुछ चल रहा है? मैंने बड़े ही संयत शब्दों में पूछा। कुछ देर तक तो मीनल चुप रही, फिर बड़े ही अटपटे से स्वर में बोली, मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकती, मगर यह सच है कि पंकज का अधिकतर समय अब उसके साथ ही बीतता है। मैं यह भी नहीं कह सकती कि पंकज का मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है, वह आज भी मेरी हर जिम्मेदारी को पूरा करता है। त्योहारों में मुझे गहने व साड़ियाँ दिलाना, मुझे पार्टियों में ले जाना, यह सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है, क्योंकि पंकज के जीवन में मैं आज भी बीवी नामक ऐसी चीज़ हूँ जिस पर कानूनन पंकज का ही अधिकार है। लेकिन सालों, अब इस तरह सिर्फ एक कानूनन हकदार चीज़ बनकर रहना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। और दोनों बच्चों के बारे में तुमने क्या सोचा है? बच्चों का सोचते सोचते ही तो पंकज के साथ 30 साल गुजारे।
सालो अब बच्चे नहीं रहे, उनके जीने की अपने अपने तरीके हैं, उन्हें अपने तरीके से जीने दे। मुन्ना ने भी अपनी शादी तय कर ली है और उसकी शादी होते ही मैं मुक्त हो जाऊंगी। जब भी बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके पास ज़रूर हो आऊँगी। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अचानक इस तरह का निर्णय लेने से तुझे डर नहीं लगा? नहीं सालो, अब सच में डर नहीं लगता। जीवन भर में जो मानसिक यातनाएं भोगी है उन्हें अब दोबारा बहू बेटों के सामने भुगतने से डर लगता है और इसी से अब मैं निर्भय होकर जीना चाहती हूँ। मीनल की कहानी सुनकर मैं कुछ देर तक तो निशब्द सी बैठी रही, फिर मीनल को गले लगा लिया और बोली, तेरे इस निर्भीक फैसले पर मुझे गर्व है मीनल। तेरे इस अनोखे निर्णय में तेरी यह सहेली हमेशा तेरे साथ रहेगी। जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो बेहिचक मेरे पास चली आना, समधन समझकर नहीं, अपनी प्रिय सहेली समझकर। इतनी सारी मन की बातें मुझसे कह लेने के बाद मेरे कहने पर ही मीनल बहुत ही सामान्य होकर 2 दिन तक रह गई थी। लेकिन तीसरे दिन एक अनोखी घटना ने मीनल को और मुझे हिला कर रख दिया था। एक कार दुर्घटना में पंकज की अचानक मौत हो गई और मीनल का जीवन फिर एक बार पंकज से जुड़ गया था। मीनल को लेकर तुरंत हम लोग मुंबई पहुंचे थे तो एक बार फिर वह भूचाल में गिर गई थी। मुंबई में इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की मौत का नज़ारा किसी त्योहार से कम नहीं था। मीनल की शुष्क आंखों ने पति की मौत का राजसी ठाट बाट भी संयत मन से सह लिया था। अब इतने बड़े उद्योगपति की विधवा होने का मान सम्मान भी उसके जीवन को त्याग नहीं सकता था। जिस मुक्ति की कामना वह कर रही थी वह तो अपने आप ही मिल गई थी, मगर किसी ढंग से जीवन को खदेड़ देने वाले मुझसे कहते हुए उस पल भर के सच को क्या वह कभी भूल सकती है और क्या मैं कभी भुला पाऊंगी? पाठकों, बहुत से घर ऐसे हैं जहां दौलत का घमंड दिखाकर घर की औरतों को चुप करा दिया जाता है। मीनल के साथ भी वही हो रहा था, इसलिए मीनल ने तालाक की सोची थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।